हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का क्लास है सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ही है, क्लास 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट परचेज। आपको याद होगा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट परचेज एंड सेल्स। हमने ये भी एक जस्ट हाफ मिनट का एक माने रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने परचेज के बारे में क्या बात किया था गाइस। हमने परचेज के बारे में बात किया था कैश की परचेजेस जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक कैश और एक क्रेडिट। ठीक है, यानी कि उधार, यानी कि ड्यू बेसिस में, यानी क्रेडिट बेसिस में। ठीक है, और सेल्स भी दो तरीके से हो सकता है, एक कैश और एक क्रेडिट, यानी कि ड्यू बेसिस में। हमने ये भी बोला था कि अगर परचेज है तो परचेज हम लोग किससे करते हैं? ऑब्वियसली सप्लायर से करते हैं, है ना। जिससे हम लोग परचेज करते हैं गाइस वो होते सप्लायर्स। और सप्लायर्स को हमें क्या करना पड़ता है, क्या देना पड़ता है भाई? बिल्स पेबल देना पड़ता है गाइस। जैसे सप्लायर से, जैसे कि ये है राम ने अगर सप्लायर से कोई सामान खरीदा है तो सप्लायर एक कागज दे देता है कि भाई मैं कैसे विश्वास करूं, आप ऐसा ले भी तो डुबा भी तो सकते हो। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अकाउंटिंग टर्म्स में क्या हो जाता है कि उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सप्लायर हमेशा क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट बना देता है और इसमें लिख देता है कि इतना सामान परचेज हुआ है, इतना ये परचेज हुआ है, इसका टोटल कॉस्ट इतना है। तो भाई आप जो है क्या करते हो, आप इसमें साइन कर देते हो। तो ये हो गया बिल्स पेबल, ये एक प्रूफ हो गया कि भाई ये पेमेंट तो अब करना ही है। ठीक, वैसे ही क्रेडिट सेल भी किसको करते हैं हम लोग? कस्टमर को करते हैं, राइट, है ना। ये कस्टमर हमारे लिए हो जाते हैं डेटर्स, है ना। जैसे कि यहाँ पे सप्लायर्स हमारे लिए हो जाते हैं क्रेडिटर्स। अकाउंटिंग टर्म में सप्लायर्स को हम लोग सप्लायर्स नहीं बोलते, हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। और जब हम लोग क्रेडिट बेसिस में सेल कर रहे होते हैं तो उन कस्टमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स बोल देते हैं। ये हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या, ऐसा ही एक बिल होता है, उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल के नाम से होता है। सेम एग्जांपल इसके लिए भी सेम एग्जांपल है कि सपोज करो कि इसने तो सेल किया है ना। तो इसने तो सेल किया है तो ये इस बिल के बदले क्या करेगा? बिल को पे करेगा, ऑब्वियस सा बात है, तो इसके लिए बिल पेबल हो गया। लेकिन ये क्या करेगा? ये तो बिल रिसीव करेगा ना, क्योंकि इसके बदले में ये क्या करेगा, ये पैसा इसको मिलेगा, ये रिसीव करेगा पैसा। समझ में आया? तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल सप्लायर के लिए, और इस राम के लिए भैया ये बिल पेबल होगा क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और ये इसके लिए रिसीवेबल हो गया क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट इसको पैसा मिलेगा, सप्लायर को पैसा मिलेगा। सेम एग्जांपल है गाइस। तो ये हो गया थोड़ा बहुत हमारा मास्टरी ऑन परचेज एंड सेल। हमने स्टॉक के बारे में भी बात किया था, क्योंकि गाइस हम लोग जानते हैं कि स्टॉक जो है, स्टॉक अकाउंटिंग पीरियड, सपोज करो ये 1 अप्रैल है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है गाइस, एंड ये 31 मार्च है, ये 31 मार्च है। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी साल में हमने जितना भी सामान परचेज किया है उसका सारा सामान सेल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है वो सारा सामान सेल हो जाए। कोई स्टॉक अनसोल्ड भी रह सकता है। जैसे ये है राम ने 200 यूनिट्स ऑफ टॉयज खरीदे थे सपोज करो, और उसमें से 100 यूनिट्स ऑफ टॉयज बिक गए हैं, तो उसके पास बचा कितना? उसके पास अनसोल्ड गुड्स बचा कितना? अनसोल्ड गुड्स कितना बचा? अभी तक मार्केट में सोल्ड नहीं हुए हैं, ये अनसोल्ड गुड्स हो गए 100 यूनिट्स, है ना। ये 100 यूनिट्स है वो ये अगेन नेक्स्ट ईयर वो इसको सेल करेगा। तो हमने स्टॉक के बारे में भी बात किया था। जब स्टॉक के बारे में बात किया था तो हमने ये भी बोला था कि भाई स्टॉक भी दो तरीके के होते हैं भाई, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है गाइस? ओपनिंग स्टॉक यानी कि साल के शुरू में, यानी कि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, बिजनेस के स्टार्टिंग में जितने स्टॉक्स हमारे पास बचे। सपोज करो लास्ट हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ना गाइस, लास्ट हमारा एग्जांपल क्या था कि भाई 100 गुड्स जो है, 100 यूनिट्स जो है वो मेरे बच गए थे। तो सपोज करो कि ये जो ईयर था ये सपोज करो 2025 का था, नाउ इट इज 26। सपोज करो ये 26 पे हमारा काउंटिंग हो रहा है। तो 26 से पहले हमारा कितना गुड्स था? 100 यूनिट्स, और हमने फिर परचेज किया, और हमने शायद परचेज किया है, चलो सपोज करते हैं, और 500 यूनिट ऑफ टॉयज, बहुत अच्छा टॉयज था, तो टॉयज हमने और परचेज किया, तो टोटल कुल मिला के 600 हमने परचेज कर लिया। ठीक है, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ गाइस? 600 यूनिट्स। नाउ इस 600 यूनिट से अगेन ये 27 का पूरा 26 से लेकर के 27 तक के पूरे एक साल में हमने 600 में से एटलीस्ट सपोज करो 560 यूनिट्स हमने सेल कर लिए, 560 यूनिट्स हमने सेल कर लिए। तो यानी कि हमारा अनसोल्ड गुड्स कितना बचा है? अनसोल्ड गुड्स 40 यूनिट्स बचा है। तो ये हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक हो गया, है कि नहीं। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई देखो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो अगले साल में बेचने के बाद जो लास्ट में हमारे पास बच जाता है वो है क्लोजिंग स्टॉक, एंड यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। हमने ये भी डिस्कस किया था, है कि नहीं। आज हम लोग बिजनेस में हो रहे
होने वाले एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करेंगे, बिजनेस में होने वाले आज हम लोगों ने एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंडिचर यानी ऑब्वियस सा बात है गाइस, आप लोग सब जानते हो कि एक्सपेंडिचर का मतलब यही होता है जो हमने खर्च किया, जो हमने एक्सपेंस किया, है ना, जो हमने एक्सपेंस किया, जिस चीजों को हमने एक्सपेंस किया है, जिन चीजों पे हमने एक्सपेंस किया है वही तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। बिजनेस में होते ही है भैया, एक्सपेंडिचर तो होते ही है, यस मैम होते हैं। तो एक्सपेंडिचर भी अकाउंटिंग टर्म में दो तरीके का होता है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ध्यान से समझना, गलती मत करना। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैम ये कुछ नया है? हाँ नया तो है। देखो गाइस, अब आते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस है जो एक्सपेंस का बेनिफिट हमें इस करंट पीरियड में मिल जाता है। जो एक्सपेंस हमने जिस भी चीजों पे एक्सपेंस किया है उसका बेनिफिट हमें करंट पीरियड पे मिल जाता है, करंट ईयर पे हमने उसका बेनिफिट ले लिया होता है। जैसे कि कोई लेबर है, सपोज करो ये आपकी कंपनी में वर्कर है, सपोज करो इसको आपने, ये आपका लेबर है, इसको आपको क्या देना है गाइस? वेज देना है ना, इसको वेज देना है। तो सपोज करो वेज इसको मतलब सपोज करो महीने का वेज है सपोज करो 1000 रुपए, इसको आपको ऑब्वियसली एक पूरे साल के लिए ये काम करेगा आपके यहाँ पे। तो गाइस एक साल काम कर रहे हैं यानी कि आपने इसको 12,000 रुपए पेमेंट किया है, ठीक है। पेमेंट किस चीज के लिए किया है? इस लेबर को किस चीज का पेमेंट किया? ऑब्वियसली सर्विसेज, आपने सर्विसेज के लिए एक्सपेंस किया है ना, सर्विसेज पे एक्सपेंस किया। जब आपने सर्विस के लिए एक्सपेंस किया तो गाइस सर्विस के लिए एक्सपेंस किया तो क्या इसका बेनिफिट आपने नेक्स्ट ईयर उठाया या बाद में उठाया? नहीं ना, बेनिफिट आपने उसी वक्त उठाया, बेनिफिट आपने उसी वक्त, क्योंकि वो आपके यहाँ पे काम कर रहा है और अपना लेबर दे रहा है तो इसलिए आपने उसको वेज पेमेंट किया, ठीक है। तो ये जो भी पेमेंट, जो भी खर्चे आपने किए हैं, ये जो भी एक्सपेंडिचर है, इट इज एन एक्सपेंडिचर, यू कैन से दैट इट इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड, दिस इज एन एक्सपेंडिचर, अगेन दिस इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड on these kinds of services with an intention to get benefit in this current period। इस current period में आपको benefit मिला है, यानी कि लेबर से आपने काम कराया, लेबर से वो benefit आपने current period में ही लिया है, current year पे ही लिया है। इसीलिए ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस माने एक्सपेंडिचर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है गाइस, जैसे कि आपने रेंट पे किया है ना, रेंट पे किया यानी कि ऑब्वियस बात है कि ये पेमेंट आपने विद इन दैट ईयर ही किया होगा और इसका बेनिफिट भी आपने उसी ईयर लिया होगा। सैलरी पे किया है, ये भी आपने सैलरी पे किया तभी तो आपको वो सैलरी पे किया, तभी तो उसने आपको अपना सर्विस प्रोवाइड किया, राइट। तो करंट पीरियड में ही किया, बाद में तो सैलरी पहले लेकर के बाद में तो आपके यहाँ पे काम करने वो नहीं आया, राइट। वेजेस पेड किया, तो ये ऐसे सारे खर्चे, ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इलेक्ट्रिसिटी पेड यानी कि ये सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट करते हैं, ये सारे खर्चे, ये जितने भी खर्चे हैं ना गाइस, ये सारे खर्चे आप लोगों ने कब किया? ये सारे खर्चे आपने करंट पीरियड में किया है और इसका बेनिफिट भी आपने करंट पीरियड में ही लिया है, इसका बेनिफिट भी आपने करंट ईयर पे ही लिया है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस करंट पीरियड में ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ बेनिफिट्स आपने करंट पीरियड में लिया ही ना हो, आप आने वाले कुछ समय पे लोगे। मैम एग्जांपल, ऑब्वियस सा बात है कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर है, जिसका बेनिफिट आप करंट ईयर पे नहीं आप फ्यूचर पे मिलेगा। आपने बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग आपने 2 लाख की परचेज की है ना, इस बिल्डिंग पे आप क्या करना चाहते हो? आप ऑब्वियसली वर्क करना चाहते हो, जो भी है आप रेंट रखना चाहते हो, व्हाटएवर इट इज, ये कैपिटल आपने खरीदा है। क्या इसका बेनिफिट क्या आपको 1 ही साल में मिल जाएगा? क्या ये बेनिफिट आपको 1 साल में ये बिल्डिंग खराब हो जाएगी क्या? नहीं। ये टेबल चेयर ये सब क्या खराब हो जाएगा क्या? कैमरा खराब हो जाएगा क्या? ये सब सारे के सारे बेनिफिट्स, ये सब सारे के सारे कैपिटल, ये सब सारे के सारे जो भी हमने एक्सपेंडिचर किए इसमें, तो क्या ये 1 साल में खराब हो जाएगा क्या? बिल्डिंग 1 साल में खराब हो जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब इसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वही एक्सपेंडिचर हो जाता है जिसका हमें फ्यूचर पे बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये ऐसे कैपिटल्स को हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेट्स। ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बोलते ही हैं और ऐसे कैपिटल्स को हम लोग एसेट्स भी बोलते हैं। ऐसे चीजें जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसे बेनिफिट्स को, ऐसे चीजों को गाइस हम लोग एसेट बोलते हैं। चलो हाँ, तो आज हमने
पढ़ा कि भाई परचेज क्या है, सेल्स क्या है, एवरीथिंग जो भी हमने लास्ट क्लास में लिया था। और आज का क्लास में हमने एक्सपेंडिचर समझा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि विद इन 1 ईयर में हमें जिसका बेनिफिट मिल जाए, लेकिन मोर देन 1 ईयर अगर लगे तो वो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ऐसे ही एक्सपेंडिचर हम लोग किस पे करते हैं, ऑब्वियसली एसेट पे करते हैं, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिले। तो आज हमने एसेट्स, एक नया शब्द सुना, एसेट्स, राइट। आज हमने नया शब्द सुना है एसेट। हमने नया शब्द सुना एसेट्स, ठीक है। एसेट्स को हम लोग 3 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। एसेट्स को हम लोग 3 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। एक है नॉन करेंट एसेट्स, वेट, एक है नॉन करेंट एसेट्स, एक है नॉन करेंट एसेट्स, एक है करेंट एसेट्स, और एक है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट, एक है फिक्टिशियस एसेट, एक है फिक्टिशियस एसेट, जिसके बारे में गाइस हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेटर ऑन, ठीक है। हम लोग इसको दूसरे भाषा में झूठा एसेट भी कहते हैं, फॉल्स एसेट, ठीक है। एसेट तो है बट फॉल्स है। मैम ये क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले आज हम मास्टरी करते हैं नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स में। मैम नॉन करेंट एसेट्स क्या है, देखो नॉन करेंट एसेट्स, देखो तुम लोग लिख सकते हो, यहाँ पे दोस एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या है, दोज एसेट्स which are held by the business, which are held by a business from a long term, जो लंबे समय तक साथ रहे, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। इसको हम लोग फिक्स एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, फिक्स एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। लेकिन फिक्स एसेट्स इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। पूरा नॉन करेंट एसेट्स फिक्स एसेट्स नहीं हो जाते गाइस, इसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, वेट। इसको हम लोग पार्ट ऑफ बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया बिल्डिंग, अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ऑब्वियस सा बात है गाइस, जिसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेगा, मोर देन 1 ईयर। बिल्डिंग हो गया आपका, जो है फर्नीचर हो गया आपका, जो है वो गुडविल हो गया। मैम गुडविल क्या है, मैं बताती हूँ। गुडविल हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गया। ये सारे के सारे आपके एसेट्स क्या हो गए, नॉन करेंट एसेट्स हो गए। यानी कि ये सारे एसेट्स का जो बेनिफिट हमें मिलेगा, सिंपल भाषा में जो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, कि इसका जो बेनिफिट मिलेगा ये मोर देन 1 ईयर का होगा, इसीलिए इसको हम लोग नॉन करेंट एसेट्स बोलेंगे। लेकिन मैम करंट एसेट्स, देखो ये बात तो क्लियर है कि भाई एसेट्स तो वही हो गए जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, है कि नहीं, बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, ये बात तो पूरा का पूरा भाई क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसका बेनिफिट हमें इस साल भी मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा, उसके आगे आने वाले साल में भी मिलेगा, उसके आने वाले साल में भी मिलेगा, है कि नहीं। माने कंसेक्यूटिवली आने वाले ईयर में, कंसेक्यूटिव ईयर्स में हमें ऑब्वियसली इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं गाइस, फ्यूचर में तो मिलेगा, ये हमें फ्यूचर में जरूर, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में जरूर मिलेगा, लेकिन विद इन 1 ईयर में इसका बेनिफिट खत्म भी हो जाएगा। विद इन 1 ईयर में इसका बेनिफिट खत्म भी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, बिल्स रिसीवेबल्स गाइस, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स। ऑब्वियस बात है गाइस, कस्टमर ने बोला मैं बाद में पैसा दूंगा, तो कस्टमर ने सपोज करो 3 महीने बाद, 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने बाद कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, तो ये तो विद इन ईयर में ही हो गया ना, अरे ढंग से समझो पहले, ढंग से समझो कि 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल में इस बंदे को आपको पैसा देना है, ये आपका डेटर है, ठीक है, ये डेटर है। इसने बोला कि मैं 3 महीने 4 महीने बाद पैसा दे दूंगा, तो सपोज करो कि इस महीने में, जून के महीने में आकर के इन्होंने पेमेंट कर दिया, तो ये तो विद इन 1 ईयर ही ना पेमेंट हो गया ना गाइस, तो ये करंट एसेट्स में आ जाएगा। ये बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स और भी बहुत कुछ होते हैं, ये सारे के सारे पेमेंट्स आपको विद इन 1 ईयर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिक्टिशियस एसेट्स मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा बाद में इसके मास्टरी करेंगे हम लोग।
झूठा एसेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स देखो मैम, आपने यहाँ पे एक और बात बोला है कि इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आपने एक बात बताया था कि फिक्स एसेट्स को आपने बोला है कि इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। मैम क्यों पार्ट ऑफ? आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, बिल्डिंग फर्नीचर, बिल्डिंग फर्नीचर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि फिक्स एसेट्स को देखो, फिक्स एसेट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया टैंजिबल एसेट्स, एक हो गया इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी कि बिल्डिंग। सपोज फॉर बिल्डिंग का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम लोग आंख से देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना, विच कैन बी टच, विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, हम लोग इसको छू सकते हैं। लेकिन इनटैंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, मैम गुडविल क्या है? पेटेंट। मैम पेटेंट्स भी क्या है? अरे यार गुडविल वो हो गया आपका रेपुटेशन। सपोज करो कि विल, सपोज करो टाटा, टाटा कंपनी का रेपुटेशन आप जानते हो मार्केट में बहुत अच्छा है ना। इस रेपुटेशन पे हम लोग टाटा के कितने सारे डिपार्टमेंट्स है टाटा के, टाटा मोटर्स है ना, टाटा सॉल्ट भी है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, इनके मार्केट में काफी अच्छा रेपुटेशन है। इन्होंने 1000 साल लगा करके भाई अपना रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट किया है। पता नहीं कब से काम कर रहे हैं ये लोग, काफी 100 साल से ये लोग भाई, 100 साल 1000 साल जो भी ले लो, रेपुटेशन अपना क्रिएट किया है। इस रेपुटेशन में अगर आपको टाटा का कोई भी सामान आपको मार्केट में खरीदने के लिए बोला जाए तो क्या आप नहीं खरीदोगे? हाँ, बोला कि ये टाटा का सामान है ले लो, ऑब्वियस सा बात है किस बिना पे आप लोगे? ऑब्वियस सा बात है ब्रांड से लोगे, क्योंकि इसका ब्रांड है ना। ये ब्रांड उसने 100 साल लगा करके इस ब्रांड को बनाया है गाइस। इस ब्रांड के नाम पे जब हम लोग पैसा लगाना शुरू कर देते हैं ना, या पैसे से कुछ भी सामान खरीदने लग जाते हैं ना, वो गुडविल हो जाता है, उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। नेक्स्ट मैम पेटेंट्स भी वही है गाइस। पेटेंट्स यानी कि आपको एक राइट्स मिलना, अधिकार मिलना। ये दिखता तो है नहीं, लेकिन ये अधिकार आपको मिलता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। किसी भी चीज को अगर आपने कोई मशीन बनाया है तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट से पेटेंट मिल जाती है कि भाई इसको आप ही बना पाओगे, इस पर्टिकुलर मशीन को आप ही बना पाओगे, कोई और बना नहीं पाएगा। तो ये हो गया गाइस टैंजिबल एंड नॉन टैंजिबल एसेट्स में मास्टरी आपकी। तो थोड़ा और जाते हैं, मैम और बताओ ना, चलो और बताती हूँ, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, चलो कैपिटल। अरे बिजनेस में सपोज करो बिजनेस है ये आपका कंपनी है। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए ये जो राम है, आप राम भैया को फिर से वापस ले आइए। राम भैया जो है इस कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, तो राम भैया ने कंपनी का ऐसे ही ओपन कर लिया होगा क्या उनको पेमेंट नहीं लगा होगा? क्या उन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा? क्या ऑब्वियस सा बात है, उन्होंने कुछ तो पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, कुछ तो मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो ये जो मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया ना गाइस, वही उनका कैपिटल हो गया, यही उनका कैपिटल हो गया। देखो कैपिटल हो गया ना, तो कंपनी में कैपिटल आया और ये है ओनर, है ना। तो अकाउंटिंग टर्म में हमेशा ओनर को कंपनी कैपिटल से अलग ही रखा जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो कि राम जो है वो ये कंपनी जब वो खड़ा कर रहा था, ये कंपनी जब वो बना रहा था, तो क्या उसको कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ा होगा? क्या कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया होगा? क्या जो भी पैसा whatever the money invested to open this company, whatever the money is invested to open this company, that is called capital। अच्छा, इस कंपनी को खोलने के लिए सपोज करो राम भैया को 20 लाख रुपए लग गए, लेकिन इस कंपनी को खोलने के बाद 20 लाख अब उनको कम पड़ रहा है, अब उनको उनका अपना एक्सपैंड करना है अपने कंपनी को, सपोज करो एक्सपैंड करना है। अब कहां से पैसा लाए? तो हम बोल सकते हैं कि भाई लोन ले लो, जाके लोन ले लो। हाँ ऑब्वियस सा बात है, उन्होंने और 15 लाख का लोन ले लिया, है ना, इसको बोलते हैं बैंक लोन, है ना। तो बैंक लोन हो गया, तो बैंक लोन को हमको तो पे बैक करना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं लाइबिलिटी, कि ये क्या हो गया, ये कंपनी का, ये ओनर का लाइबिलिटी है, ये राम भैया का लाइबिलिटी है। ही इज लायबल टू पे बैक द मनी टू बैंक अलोंग विद इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। अंडरस्टूड और नॉट? क्या समझ में आया? क्या आप लोगों को पूरी बात समझ में आई कि लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया?
राम भैया, राम इज लायबल टू पे बैक द मनी, किसको? टू बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, राइट? तो ये जो है लायबिलिटी हमने जो समझा, एसेट्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, बट लायबिलिटी क्या, आपने लायबिलिटी के बारे में समझा कि लायबिलिटी क्या हो गया कि जिसको आपको लॉन्ग टर्म में पेमेंट करना होगा, ऑब्वियस सा बात है कि इसको आपको पे बैक करना होगा, तो व्हाटएवर जिसको भी हम लोग पे बैक करते हैं उसको हम लोग लायबिलिटी कह देते हैं। लायबिलिटी का एग्जांपल है गाइस, आप ले सकते हो क्रेडिटर्स बोल सकते हो, सप्लायर्स बोल सकते हो, अरे वो भी तो हमारे एक लायबिलिटी है ना, इन्हें भी तो हमें पेमेंट ही करना है ना। आई एम लायबल टू पे बैक दैट मनी टू दिस सप्लायर बिकॉज मैंने उससे क्रेडिट परचेज किया था। उसके बाद ये आ गया आपका बैंक लोन आ गया, बैंक लोन को भी मुझे पेमेंट बैक करना है ना। और उसके बाद आ गया आपका डिबेंचर्स के भी ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर है ये, क्लास 12 का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है ये, तो हम लोग इसके बारे में भी मास्टरी करेंगे, शेयर्स के साथ पढ़ेंगे, बट अभी इसके बारे में डिस्कशन मत करो। बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ठीक है, आपका बिल्स पेबल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे लायबिलिटी है, ये हमें पेमेंट बैक करने होंगे, है कि नहीं। अब लायबिलिटी के ऊपर हम लोग जो डिटेल मास्टरी करेंगे वो भी इतना ही है गाइस कि इसमें भी करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी होता है, इसमें भी गाइस नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जैसा कि मैंने एसेट के टाइम पे भी बोला था कि एसेट भी जैसे कि विद इन 1 ईयर जिसका बेनिफिट मुझे विद इन 1 ईयर में मिल जाएगा, वैसे ही जिसका पेमेंट मुझे विद इन 1 ईयर में कर देना है, विद इन 1 ईयर में मुझे कर देना है, जिसका पेमेंट मुझे विद इन 1 ईयर में कर देना है। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि जिसका पेमेंट आने वाले ईयर्स में, मैंने कंसेक्यूटिव ईयर्स में करना है, मतलब मोर देन 1 ईयर, पेमेंट जो होगा वो मोर देन 1 ईयर पे होगा, ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। देखो गाइस, ये था आज हमारा मास्टरी कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, और कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगले क्लास में मैं बहुत जल्दी एंट्रीज भी शुरू करने वाली हूँ, जर्नल एंट्री शुरू करूंगी, तो पे आप अच्छे से मास्टरी कर लो, फिर मैं जर्नल एंट्री समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करनी है। थैंक यू गाइस।